वर्सेज़ में खुश आमदीद दोस्तों। कानून शहादत ऑर्डर 1984 के लेक्चर 3 में हम हाजिर हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक किया था। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे 9 से 15 तक। तो शुरू करते हैं जी। हम दरअसल स्टडी कर रहे थे प्रिविलेज कम्युनिकेशन का। प्रिविलेज कम्युनिकेशन दोस्तों वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई भी अदालत किसी विटनेस को कंपेल नहीं कर सकती कि वो उसके बारे में आके बताए। जैसे कि हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा है कि किसी पुलिस ऑफिसर को ये नहीं कहा जाएगा कि वो अपने मुखबर से मुतल्लिक बताए। इसी तरह किसी जज या मजिस्ट्रेट को नहीं कहा जाएगा कि वो कंपेल किया जाएगा कि वो आके गवाही दे किसी ऐसे मामले की जो कि उसकी अदालती कार्रवाई का मामलात का हिस्सा था, यानी जिस कोर्ट के अंदर वो जज था उससे मुतल्लिक वो आके गवाही दे। इसी तरह किसी रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं कहा जाएगा। अब आगे आ जाता है आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। दोस्तों ये जो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ये डील करता है कि किसी भी वकील को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो ऐसी बात बताए जो उसके और उसके क्लाइंट के दरमियान हुई है। यानी एक जो कॉन्फिडेंशियल रिलेशन होता है एक क्लाइंट का और एक वकील का, एक क्लाइंट और वकील की डीलिंग कोई होती है, किसी केस से मुतल्लिक डिस्कशन होती है, कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन अब वकील को ये नहीं कहा जाएगा कि जी वकील साहब आप आएँ, आपने चैम्बर में क्या बात की है इससे अपने क्लाइंट से, आपने अपने क्लाइंट को क्या मशवरा दिया है, आपने अपने क्लाइंट को क्या कहा है कि केस को कैसे लेके चलना है। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन होगा किसी वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। कोई अदालत, कोई अथॉरिटी किसी वकील को कंपेल नहीं कर सकती कि वो आके इसको डिस्क्लोज करे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसकी चंद एक एक्सेप्शन भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि किन सूरतों में एक वकील जो है वो जो ये कम्युनिकेशन है इसको डिस्क्लोज कर सकता है, इसको उसको कहा जाएगा कि वो इसको आके बताए। पहले हम इसकी जो वर्डिंग है इसकी आर्टिकल की उसको स्टडी कर लेते हैं। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द course and for the purpose of his employment as a such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in course and for the purpose of such employment। यानी सारे से बात बताई गई है कि वो किसी मशवरा, अगर किसी वकील ने किसी क्लाइंट को मशवरा दिया है तो वो उस मशवरे को वकील को डिस्क्लोज नहीं करेगा डिस्क्लोज। इसी तरह किसी वकील के पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है जो कि उससे केस से रिलेटेड है, जो कि क्लाइंट का डॉक्यूमेंट है, जो कि क्लाइंट ने उसे दिया है और उसके प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के लिए वो एक डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में मौजूद है, तो किसी भी वकील को ये कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने क्लाइंट के उस डॉक्यूमेंट को अदालत के सामने पेश करे। लेकिन इसकी चंद एक एक्सेप्शन है कि वो किन सूरतों में वकील को कहा जा सकता है कि उसकी गवाही काबिल कबूल होगी बिलफर्ज। जो एक्सेप्शन मैं अब आपको बताने लगा हूँ इसके जो हैं वो ये हैं कि अगर किसी क्लाइंट ने आके किसी वकील से कोई गैर कानूनी मशवरा लेता है या कोई ऐसी बात करता है जो इलीगल थी, यानी वो अपने वकील को आके कहता है कि वकील साहब मैं डॉक्यूमेंट तैयार करवाया है, तो डॉक्यूमेंट मैं तैयार करवा दूँ या करवा लिया है कि मैंने अपने ये फ़लाँ की ज़मीन पे मैं कब्ज़ा कर लेता हूँ फोर्जरी करके। तो अब ये कम्युनिकेशन अगर हुआ है वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान जिसमें कोई क्लाइंट है वो इलीगल मशवरा तलब करता है, इलीगल बात करता है, इलीगलिटी आ जाती है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को प्रिविलेज कम्युनिकेशन का दर्जा हासिल नहीं होगा। तो अब वकील चाहे तो ऐसे कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। ये इसकी प्रोवाइडेड, अगर हम पढ़ते हैं तो आप पढ़ें इसके अंदर, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, यानी नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट, यानी प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा कौन से सूरतों में, एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरनेस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, यानी इलीगल पर्पस जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया बताया है, एग्जांपल दी है कि कोई इलीगलिटी आ जाती है, कोई मशवरा ऐसा लेता है जिसमें गैर कानूनी था। एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाई एनी एडवोकेट्स इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट whether the intention of such advocate was or was not directed to such effect by on behalf of his client। अब दोस्तों इस जो है प्रोवाइडेड डेट की जो क्लास 2 है इसकी आर्टिकल 9 और क्लास 2 में जो बयान किया गया वो ये है कि एक वकील साहब ने केस ले लिया, वकील साहब ने केस लिया, वकील साहब ने खाते चेक करे और वकील साहब ने कहा जी ठीक है जी ये तो डॉक्यूमेंट ठीक है और मैं आपका केस कर देता हूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है ये हमारे हक में हो जाएगा। अब वकील साहब को इस दौरान पता लगता है कि जो उस क्लाइंट ने जो प्रॉपर्टी का कागज़ हासिल किया था वो फ्रॉड के ज़रिए किया था या वो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, 2 नंबर इलीगल डॉक्यूमेंट उसने तैयार किया है। जबकि वकील ने वो कम्युनिकेशन जब केस लिया था तब उसके नज़दीक, वकील साहब के नज़दीक ये था कि क्लाइंट के पास जो डॉक्यूमेंट है जेन्युइन है, वकील क्लाइंट ने सच बोला है। लेकिन इस जब केस लेने के बाद अभी केस चल ही रहा था, वकील साहब को पता लगा कि ये वो केस के अंदर फोर्जरी की है क्लाइंट ने। यानी अब वकील साहब अगर चाहें
तो उस केस को वो यानी डिसऑन भी कर सकते हैं, उसको केस को नहीं ना भी कह भी सकते हैं मैं नहीं लड़ता। और ये अगर कहीं इसी मामले पे फोरम पे अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे मामले को वो डिस्क्लोज़ भी कर सकते हैं। ऐसे मामले को प्रोटेक्शन कानून के अंदर हासिल नहीं होगी। वकील साहब अगर चाहें तो उसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये इलस्ट्रेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यही बात बताई गई है कि अगर कोई वकील साहब मशवरा लिया, कोई डॉक्यूमेंट उसके पास क्लाइंट का पड़ा है तो उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल होगी, लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई इलीगल काम क्लाइंट ने किया है तो उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल नहीं होगी। आर्टिकल 10 में ये बताया गया कि आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रिटेटरी, यानी जो आर्टिकल 9 के अंदर जो बातें बयान की गई हैं वो सेम बातें जो वकील साहब का मुंशी होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी वकील साहिबान हैं उनका क्लर्क और मुंशी मौजूद होता है और उन्हीं के सामने सब डीलिंग होती है एक वकील साहब के, और उन्हीं के सामने क्लाइंट आके अपना मुद्दा वकील साहब के सामने बयान करता है। यानी वो मुंशी एक किस्म का चैम्बर का हिस्सा होता है और उसको तमाम हक़ाइक़ का केस का पता होता है। तो उस मुंशी को भी, जो वकील साहब का मुंशी होगा, उसको भी वो फोर्स नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कि चलो वकील साहब ने तो नहीं दसिया तू गवाही दे के वकील साहब ने की गल की है। तो जो प्रोटेक्शन वकील साहब को हासिल थी कि उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, इसी तरह वकील साहब को जो मुंशी होगा, जो उसका स्टेनो होगा, जो उसका टाइपिंग करता है, उसके केस को लिखता है, तो उसको भी वही प्रोटेक्शन हासिल होगी जैसा कि वकील साहब को हासिल है। उनको ये नहीं कहा जाएगा कि वकील साहब का आप आके बताएं कि क्या मामला हुआ है क्या नहीं। आर्टिकल 11 है प्रिविलेज नॉट वाइव्ड बाई वॉलंटरी एविडेंस। इसके अंदर सादे से ये बात बयान की गई है जैसे कि हमने आर्टिकल 9 के अंदर पढ़ा है 10 में। तो अगर क्लाइंट ने अपनी तरफ से यानी डिस्क्लोज कोई कर देता है बात, वो अपनी तरफ से अगर वो एविडेंस उस बात को लेकर करने लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वकील साहब भी उसको मामले को डिस्क्लोज कर दें। नहीं, वो डिस्क्लोज उस सूरत में करेगा जब अगर जो क्लाइंट है अगर वो उससे मुकम्मल इजाज़त दे दे वकील साहब को। यानी एक क्लाइंट आया वकील साहब के पास केस के सिलसिले में, उनके डिस्कस करे सारा मामला। अब ये कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। अब उसी क्लाइंट ने वो जो बातें वकील साहब से करी थी वो किसी अदालत में जाके उन्हीं बातों की गवाही दे दी। अब वकील सोचे कि यार जो ये बातें मुझसे करके गया था, अब अदालत में तो ये गवाही दिए खड़ा है, तो अब मैं भी इसके खिलाफ गवाही दे दूं या इसके ये बातें सारी डिस्क्लोज कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उसने अगर जो क्लाइंट था उसने अपनी मर्जी से वॉलंटरी अगर दे दी है, बातों को डिस्क्लोज कर दिया, तो वो उसकी हद तक है। वकील साहब को अब भी राइट हासिल नहीं है, या वकील साहब को अब भी कंपेल नहीं किया जाएगा किसी की तरफ से कि जी अब आप शहादत दें। हाँ, अगर उसको वो क्लाइंट उसका जो है वो अगर उसको इजाज़त दे देता है वकील साहब को कि जी आप डिस्क्लोज करें एक्सप्रेसली, यही बात आर्टिकल 9 के अंदर भी कही गई थी। अगर आप इसको पढ़ें कि नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। यानी आर्टिकल 9 के अंदर भी ये बात बयान की गई है कि अगर क्लाइंट उसको एक्सप्रेस कंसेंट दे दे, यानी वाज़े तरीके से उसको कह देता है वकील साहब को जी आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन को, तब तो वकील साहब कर सकते हैं। अदरवाइज़ वकील साहब नहीं करेंगे बिलफर्ज। अगर जैसे मैंने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर क्लाइंट ने भी शहादत दे दी है, वो डिस्क्लोज कर दिया है, फिर भी वकील साहब को राइट नहीं है या वकील साहब को कंपेल नहीं किया जाएगा कि उसको डिस्क्लोज करें। अब इसी तरह आ जाएं जी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र। सादा सी बात है, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 12 के अंदर जस्ट फ़र्क ये है कि आर्टिकल 9 के अंदर किसी वकील साहब को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने क्लाइंट से मुतल्लिक शहादत दे या उसके बारे में आके बयान रिकॉर्ड करवाए। और आर्टिकल 12 के अंदर ये बात दी गई है कि किसी क्लाइंट को नहीं कहा जाएगा। आर्टिकल 9 में वकील को प्रोटेक्शन हासिल थी कि वकील को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो क्लाइंट की बातें बताएं, और आर्टिकल 12 के अंदर ये बात कहा गया है कि वो किसी क्लाइंट को नहीं कहा जाएगा कि वो वकील की बातें आके बताएं। यानी क्लाइंट और वकील के दरमियान जो बातें हुई हैं, जो मामला तय हुए हैं, वो किसी भी क्लाइंट को नहीं कहा जाएगा कि जी आप आके जो बताओ कि वकील साहब के साथ आपकी क्या बातें हुई हैं। जस्ट ये 9 और 12 के अंदर ये जस्ट छोटा सा डिफरेंस है कि 9 वकील को प्रोटेक्ट करता है कि वकील को कंपेल नहीं करना, जबकि आर्टिकल 12 प्रोटेक्ट करता है उस क्लाइंट को जो वकील से जिसने आके मशवरा लिया था। अब आर्टिकल 12 के तहत उस क्लाइंट को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो आगे शहादत दे। आर्टिकल 13 जो है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। अब इसके अंदर सादा सी बात ये कही गई है कि ऐसा गवाह जो कि किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो आके कोई टाइटल डीड दो, जी आप अपनी प्रॉपर्टी का सबूत दो। यानी एक बंदा, एक शख्स जो किसी केस का हिस्सा ही नहीं है, पार्टी नहीं है, फरीक ही नहीं है, तो उसको अदालत ये नहीं कह सकती कि जी आप आ गए हो, गवाह तो आ गए हो, चलो आप अपनी प्रॉपर्टी का कागज़ चेक करवाओ। वो गवाही देने आया है बिलफर्ज ए के हक में, ए और बी के दरमियान केस चल रहा था। अब अदालत में ये नहीं होगा कि वो गवाही देने आया तो अदालत कहे कि जी पहले तुम अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ चेक करवाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
तो उसको जो गवाह आया है उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो अपनी प्रोटेक्शन यानी वो अपनी प्रॉपर्टी की जो टाइटल है डीड है उसको पेश करे। इसी तरह वो अगर उसकी जो शख्स है विटनेस है उसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है जो उसने मॉर्गेज से लीज से हासिल की है तो भी उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो मॉर्गेज के या लीज के डॉक्यूमेंट पेश करे अदालत के अंदर उस गवाह को। हाँ, तीसरी बात ये कि है क्रिमिनेट वाली कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है उसके कब्जे में जो उसको क्रिमिनेट करे। क्रिमिनेट से मुराद ये कि जिससे उसकी कोई लायबिलिटी शो हो, जिससे कोई क्रिमिनल इंटेंशन क्रिमिनलिटी शो हो कि जिससे शो कि इसने कोई क्राइम किया, तो ऐसा डॉक्यूमेंट भी उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अदालत में पेश करे। क्रिमिनेट क्वेश्चन क्या होता है इससे मतलब मैं आपको अब आर्टिकल 15 के अंदर हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल से। तो इसको आप सादा से ये समझ लें, आर्टिकल 13 के अंदर विटनेस को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने टाइटल डीड प्रॉपर्टी के कागजात लेकर आओ, ना ही इसको कंपेल किया जाएगा कि वो अपने प्लेज और ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर आओ जो मॉर्गेज उसके ज़ेर कब्जे में ज़मीन है, ना ही उसको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा जाएगा जिससे उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी शो हो। अब आ जाएं आर्टिकल 14 के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच एन अदर पर्सन हैविंग पोसेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। यानी एक शख्स के पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उसके कब्जे में है लेकिन वो उसका मालिक नहीं है। बिलफर्ज एक शख्स है, उसकी प्रॉपर्टी के कागजात पड़े हैं पाकिस्तान में, लाहौर में किसी कोठी में, घर में, वो कोठी का इंतज़ाम है किसी उसके मुलाजिम के पास या उसके बेटे या उसके कज़न के पास या उसके भतीजे के पास, कोई भी हो सकता है वटेवर। अब अदालत ये नहीं कह सकती उस भतीजे को, उस नौकर को, उस शख्स को कि तुम वो डॉक्यूमेंट पेश करो जो तुम्हारी कोठी के अंदर उस शख्स के पड़े हैं। वो कह सकता है अदालत के अंदर, जी इसका जो मालिक है इन डॉक्यूमेंट्स का वो तो इस टाइम दुबई बैठा है या अमेरिका में बैठा है तो मैं नहीं पेश कर सकता। तो ऐसे शख्स को भी अदालत कंपेल नहीं करेगी कि वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करे जो कि उसके कब्जे में तो है लेकिन वो उसका डॉक्यूमेंट का वो ऑनर नहीं है, ना उसके इख्तियार में नहीं है। अब इसकी वर्डिंग पढ़ लें, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन विच एनी अदर पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इट they were in his possession unless such a last mentioned person consented to their production। वही बात कि अगर किसी शख्स के कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है और वो किसी तीसरे शख्स के हैं, दूसरे शख्स के हैं, तो वो जब तक दूसरा शख्स उसको इजाज़त ना दे दे, अब वो अमेरिका में एक शख्स बैठा है, दुबई में बैठा है, वो इजाज़त दे देता है अपने भाई को, अपने नौकर को कि जी ठीक है जो आपके कब्जे में डॉक्यूमेंट है आप अदालत में पेश कर दें। उसके इजाज़त के बाद तो वो अदालत में पेश किए जा सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी इजाज़त के बगैर वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए जा सकते, ना ही ऐसे शख्स को कंपेल किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट पेश करें अदालत के अंदर। आर्टिकल 15, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। ये ज़रा सा समझने वाला आर्टिकल इस तरीके से है कि गवाह या अदालत में गवाही देने के लिए अब उससे कोई वकील साहब ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिससे उससे की क्रिमिनल लायबिलिटी शो होती है। मिसाल के तौर पे एक चौकीदार था, उससे चोरी से मुतल्लिक वो शहादत देने के लिए आया, ठीक है। अब वो चौकीदार से वकील साहब पूछता है कि आप 12 बजे किधर थे, रात 1 बजे। अब वो चौकीदार ज़रा सोच में पड़ जाता है कि यार रात 12 बजे तो मैं खामोश होकर सोच रहा कि मैं चाय पीने चला गया था। अब वो कंफ्यूज हो गया इस तरीके से ना करके कि जबकि वो सोचता कि मेरी ड्यूटी में शामिल था कि मैंने दुकानों को छोड़ के नहीं जाना, लेकिन मैं 12 बजे चाय पीने चला गया होटल पे। अब वो सोच रहा क्या करूँ, इसका जवाब दूँ तो मैं फंसता हूँ, मेरे ऊपर ये शो होगा कि मैंने नेगलिजेंस की, गफलत की, तो अब मैं क्या करूँ। तो अब अदालत इस सूरत के अंदर उस विटनेस को कहेगी कि आप खुल के इसका जवाब दें। अब आप जो जवाब दोगे उस जवाब के नतीजे में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब वो जब अदालत ने ये बात उसके सामने रख दी तो अब वो खुल के जवाब दे देता है कि जी मैं 12 बजे चाय पीने के लिए चला गया था। अब उसने ये जब कहा कि मैं 12 बजे रात को चाय पीने के लिए चला गया था, अब उसके खिलाफ नेगलिजेंस की कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अदालत ने उसको कंपेल किया कि आप इसका जवाब लाजमी दो, लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई अब नहीं होगी। तो अब अगर वो उसके ज़ाहिर बात है नेगलिजेंस शो हुई उसके जवाब से, लेकिन अब उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई, उस चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा क्वेश्चन जो किसी विटनेस को क्रिमिनेट करे यानी उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी को शो करे, तो ऐसे मामले में विटनेस उस जवाब तो वो लाजमी देगा, लेकिन उसको अदालत ये रिलैक्सेशन दे देगी कि उसके जवाब के नतीजे में अगर कोई उसका जुर्म साबित होता हो तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। जैसे मैंने अभी नेगलिजेंस वाली मिसाल आपको दी। अब इसको आप पढ़ लें, A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding। यानी ये सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग के अंदर ये बात आ सकती है कि कोई सिविल मैटर भी चल रहा है, उसके अंदर भी गवाह को कंपेल किया जाएगा कि तुम खुल के गवाही दो और हम तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई, तुम्हारे जवाब से नतीजे में कोई गफलत या कोई ऐसी बात आती है तो उसमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। Proceeding upon the ground that answer to such a question will criminate
or may tend directly or indirectly to criminate such a witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such a witness to a penalty or forfeiture of any kind। यानी उसके जवाब से कि अगर किसी किस्म की उसको सज़ा मिलने का खतरा हो या उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाए तो वो अगर जवाब देगा तो वो ऐसा अब नहीं होगा। Provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject to him to any arrest or a prosecution to be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution against him false examination by such answer। अब इसकी एक्सेप्शन वही बात बयान की गई है कि अगर वो ऐसा जवाब देता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ किसी किस्म की क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, अगर अब जैसे मैंने मिसाल आपको दी कि चौकीदार वाली ने, कि चौकीदार से पूछा जाता है जी 12 बजे आप किधर थे, अब वही सोचता है कि जी अदालत ने उसके सामने ऑफर भी रख दी कि तुम खुल के जवाब दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के झूठ बोलता है कि जी 12 बजे तो मैं ड्यूटी कर रहा था, लेकिन अदालत में उस दौरान साबित हो जाता है कि वो 12 बजे अदालत में नहीं था और जब चोरी हुई है तो अब उसने जो झूठी शहादत दी है कि 12 बजे उधर मौजूद था, अब उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी कि जी तो एक तो तुमने जब अदालत ने तुम्हें कह दिया था कि खुल के तुम गवाही दो तो तुमने झूठ क्यों बोला, अब वो झूठ बोला, उसने झूठी गवाही दी, तो अब उस झूठी गवाही देने पर उसके खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ, उस चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, अगर जब जैसे अदालत ने उसको ऑफर की थी, अब अगर अदालत की ऑफर के ऊपर वो जवाब दे देता तो उसको सज़ा ना होती। अब एक इसके अंदर एक और एक्सेप्शन इस तरीके से है कि एक शख्स ने वकील साहब ने सवाल पूछा कि जी चौकीदार साहब किधर थे 12 बजे, अब वो चौकीदार साहब ने खुल के बता दिया कि जी 12 बजे मैं चाय पीने चला गया, फिर मैं अपने घर चला गया, फिर मैं 2 बजे आया, 2 घंटे के लिए मैं गायब था। अब ऐसे मामले के अंदर जब उसने वॉलंटरी जवाब दे दी है विटनेस ने और उसे बगैर सोचे समझे उसने जवाब दे दिया, तो अब चाहे तो अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्यों? ये जो आर्टिकल है 15 ये उस सूरत में विटनेस को प्रोटेक्ट करता है जब अदालत की तरफ से ऑफर रखी जाए विटनेस को कि जी आप जवाब दे दो और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। अब जब विटनेस ने अपने वालों या वॉलंटरी तौर पे जब सारा कुछ इतराफ़ कर लिया और उसने मान लिया कि उसने गफलत करी और ये सारा कुछ करा, जबकि अदालत ने इसके सामने ऑफर नहीं रखी थी, तो इस सूरत में उस विटनेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 15। ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाले जो हैं आर्टिकल अब ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं मुकम्मल। इसके बाद आर्टिकल जो 16 है अकॉम्प्लिस के बारे में है, उसके बाद आ जाता है कम्पिटेंसी या नंबर ऑफ विटनेस। इंशाल्लाह ताला ये हम जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों को हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपको उसके बारे में मिल जाए नोटिफिकेशन। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है लेक्चर के दौरान, प्लीज़ आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर कर सकूँ, उसको आपका जवाब दूँ। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।